डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, कल जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था जीवों में विविधता, उस चैप्टर में जो हमने कल पढ़ा था उन सभी टॉपिक्स को हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करते हुए हम लोग आज जैव विविधता के बारे में आगे पढ़ेंगे। खास करके बात करें तो आज हम लोग जो 5 जगत का चर्चा किए थे हम लोग कल, सिर्फ और सिर्फ हमने नाम जाना था, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और साथ ही साथ उनमें से 2 जगत, प्लांटी जगत और इसके अलावा जो है एनिमेलिया जगत के बारे में हम लोग आज और इसके आगे के क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा इतना ही सिलेबस है। तो चलिए ये आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर जानते हैं, यानी कि रिवाइज करते हुए जानते हैं आज का टॉपिक, यानी कि जगत, 5 जगत जो है उनके बारे में। तो सबसे पहले कल का जो है उसका रिवाइज करते हैं। यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है टेक्सोनॉमी। चूंकि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये चैप्टर जो है टेक्सोनॉमी के अंदर में आता है। तो टेक्सोनॉमी के बारे में कल आप लोगों को बताया गया था कि टेक्सोनॉमी जो है वो जीव विज्ञान का या विज्ञान का वह शाखा है या फिर वह भाग है जिसमें हम लोग जो है नाम पद्धति और इसके अलावा जीवों के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर आप सभी को मैंने बताया था कि कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस को जो है टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जो है डेफिनेशन मैंने आप सभी को बताया था कि सभी जीवों को उनकी समानता और विषमता, यानी कि उनके अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो अब जानते हैं कि उस वर्गीकरण से हमें जो है क्या लाभ है, यानी कि क्यों हम वर्गीकरण को करते हैं। तो पहला लाभ ये है कि असंख्य जीवों का अध्ययन जो है आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार से अगर वर्गीकरण नहीं किया जाएगा तो जो पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, इनको इनका जो है अध्ययन कर किया जाए अगर अकेले अकेले, यानी कि इंडिविजुअल अगर स्टडी किया जाएगा तो फिर असंख्य समय यानी कि साल लग सकता है। तो उतना किसी भी एक मानव के जीवन में जो है समय होता नहीं है। तो इस वजह से इन पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमें जरूरत होता है वर्गीकरण करना, या फिर वर्गीकरण से जो है इन असंख्य जीवों का अध्ययन जो है वो आसान हो जाता है। दूसरा है फायदा, विभिन्न समूहों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है वर्गीकरण के माध्यम से। क्योंकि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो जो है अलग अलग आधारों पर करते हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है या फिर जो है एक क्रमबद्ध पैटर्न में हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग जो समूह होते हैं उनके बीच में हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्या समानता है, क्या विषमता है, ठीक है, या फिर दूसरे बहुत सारे रिलेशन हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि ये जीवन के सभी रूपों को एक नजर में प्रदर्शित करता है। और चौथा फायदा है कि जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान जो है वो निर्भर करते हैं, आधारित होते हैं वर्गीकरण पर। तो उन सभी अनुसंधानों को भी जो है किया जा सकता है वर्गीकरण के द्वारा, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि किन किन आधारों पर जो है वर्गीकरण किया जाता है जीवों का। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को 3 ठो आधार बताए गए हैं, एक एक करके मैं आप सभी को जो है बताता हूँ। पहला जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जीव प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है, इस आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। यानी कि वर्गीकरण जीवों को जो हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। यही 2 आपका जो है प्रकार हो सकता है। तो ये हमने किस आधार पर बांटा, हमने बांटा कि जीव जो है किस प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो इस आधार पर एक जो है हम लोग बंटवारा कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा आधार है कोशिकाएं स्वतंत्र हैं या बहुकोशिकीय संगठन और जटिल जीव के रूप में है। तो यहाँ पर भी जीव के प्रकार का ही बात हो रहा है। जीव का जो जीव जो है वो एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय संगठन वाला एक जटिल जीव है। इस आधार पर भी हम लोग जो है जीवों को अलग अलग ग्रुपों में ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि जो आपका जो है उसको हम लोग जो है समूहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला देख लिया कि उसका कोशिका जो है उसका प्रकार कौन सा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा में हमने देख लिया कि जीव जो है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इस आधार पर बांट सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है कि
कोशिका में कोशिका भित्ति है और वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं या फिर नहीं, तो इस आधार पर भी बांटा जा सकता है। दो प्रकार का ही जीव होगा, या तो ऐसा जीव होगा जिसके लिए कोशिका में कोशिका भित्ति होगा और वो अपना भोजन खुद बनाता होगा, या तो हो सकता है कि कोशिका भित्ति नहीं होगा और वो अपना भोजन भी खुद नहीं बनाता होगा। तो इस प्रकार से इस आधार पर भी हम लोग जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये 3 आधार आपने जाना कि किसके आधार पर जो है हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जो है जीव जगत को 2 भागों में बांटा था और वो 2 भाग हैं पौधे और जंतु। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है सन 1959 में रॉबर्ट व्हिटेकर ने, यहाँ पर 59 नहीं लेकर के यहाँ पर जो है आपका 69 होना चाहिए था, ठीक है। तो 1969 में जो आपका रॉबर्ट व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में बांटा और वो 5 हैं जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। तो ये 5 जो है आपके किंगडम में R.H. व्हिटेकर ने जो है आपका बांटा था। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो अगला पॉइंट है सन 1977 में कार्ल ओर्स ने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना है कि 1977 में क्या हुआ कि कार्ल ओर्स नाम के जो है एक दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कर दिया कि जो पहला जगत है इन 5 जगत में से जिसका नाम है मोनेरा जगत, इसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक आर्की बैक्टीरिया था और दूसरा जो आपका यू बैक्टीरिया है। जो इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था कि वर्गीकरण जो है किस प्रकार से अलग अलग आपके जो है लेवल पर किए जाते हैं। तो उनको लिखने का जो आपका प्रारूप है वो है जगत, जगत से नीचे जो है आपका फाइलम आ जाएगा, फाइलम के नीचे आ जाएगा वर्ग, वर्ग के नीचे आ जाएगा गुण, गुण के एक्चुअली गुण नहीं गण होता है, ठीक है। उसके नीचे जो है आपका कुल हो जाएगा, उसके बाद वंश आ जाएगा और सबसे नीचे में जो आपका जाति आ जाएगा। अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो आपका किंगडम आ जाएगा, उसके नीचे जो आपका डिवीजन आ जाएगा और डिवीजन के नीचे आएंगे तो फिर जो है ये आपका क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे आपका जो है फैमिली, फैमिली के नीचे जेनस, जीनस के नीचे जो आपका स्पीसीज सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया। यानी कि ये तो समझ तो कल ही गए थे, रिवाइज अच्छे तरीके से कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण के लिए किन किन बातों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए या फिर रखना पड़ता है। तो इसमें है आपका एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कोशिका का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो किस प्रकार का है। तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ध्यान दो कि ये जो आपके प्राथमिक होते हैं, यानी कि ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर में केंद्रक जो है वो बिना झिल्ली वाला होता है। साथ साथ इसमें जो है बिना झिल्ली वाले दूसरे कोशिकांग झिल्ली वाले जो है दूसरे कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो रहा आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखो ध्यान दो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये विकसित होती हैं और साथ साथ इनमें जो है आपका विकसित अंगक भी पाया जाता है। साथ ही पूरी तरह से विकसित इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि झिल्ली युक्त होता है, जिसके चारों तरफ से झिल्ली भी पाया जाता है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि जो आपका केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये एक बेसिस हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा चीज हमें जो ध्यान रखना है वो है कि जो शरीर है, जो जीव है उसका शरीर जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय शरीर है या फिर बहुकोशिकीय शरीर है। तो एक कोशिकीय जीव उसको बोलेंगे जिसमें कि एक जीव का जो शरीर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का मिलकर बना होता है, जिसके अंदर में कि सभी शारीरिक क्रिया कंप्लीट होती है, पूरी होती है। और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव को कहा जाएगा जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है और वे जो है अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह बना लेते हैं, यानी कि अलग अलग अपने शरीर के अंदर में क्रियाओं को अलग अलग कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित करते हैं। तो ये हो गया बहुकोशिकीय
जीव। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, वो पहला ये कि कोशिकीय संगठन क्या है, और दूसरा जो है वो कि शरीर जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। अब हम बात करेंगे एक तीसरा जो बात हमें ध्यान रखना पड़ता है वर्गीकरण वर्गीकरण के लिए, वो है भोजन प्राप्त करने का तरीका। तो भोजन प्राप्त करने का तरीका जो है वो आपका हो सकता है या तो स्वपोषण, नहीं तो परपोषण। तो इसके आधार पर भी हम लोग जो है वर्गीकरण करते हैं। देखो स्वपोषण यानी कि स्वपोषी क्या होते हैं, तो स्वपोषी जो है ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो स्व का मतलब अपना हो गया और पोषी का मतलब जो है भोजन प्राप्त करना हो गया। ऐसे तो एक डेफिनेशन यही बन रहा है कि स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो कि अपना पोषण खुद ही प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो अपना पोषण जो है, अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खुद ही तैयार कर लेते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि दूसरा है वो है परपोषण, पर का मतलब दूसरा हो गया यानी कि जो है अन्य हो गया। तो ये परपोषी जो है वो ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो इस आधार पर भी जो है हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अब हम जानते हैं कि नाम पद्धति क्या है, यानी कि नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो इसके बारे में पहले मैं आप सभी को परिचय दे दूं, फिर इसके बारे में जो है मैं बताऊंगा। देखो नाम पद्धति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है। जैसे कि कहीं पर जो है मान लो कि बैल को जो है बैल बुलाया जाएगा, तो कहीं पर जो उसको ऑक्स बुलाया जाएगा, तो कहीं पर कुछ और बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो वैसे ही अगर बात करते हैं, जैसे छोटा बच्चा हो तो कहीं पर जो है लल्ला बुलाया जाता है, तो कहीं पर जो है आपका बेबी बुलाया जाता है, कहीं पर जो आपका किड बोला जाएगा, या फिर जो है हो सकता है कहीं पर उसको बाबू बोला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही जीव का जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसलिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस, उन्होंने जो है एक नया सिस्टम दिया, एक नया नाम पद्धति दिया, नोमेनक्लेचर दिया, जो कि आपका द्विनाम पद्धति के नाम से फेमस है। और ये जो आपका ऐसा नाम है जो कि इंटरनेशनल सभी देशों में ये मान्य है, और खासकर कि ये विज्ञान जो वैज्ञानिक हमारे होते हैं उन सभी को जो है एक ही जीव को लेकर के किसी खास प्रकार का दिक्कत, खास प्रकार कहने का मतलब कि उनको जो है समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपका द्विनाम पद्धति है, ये दो देशों के बीच में भी या फिर दो जो जगह है वहां के लोगों के बीच में भी जो है आपका कंफ्यूजन को दूर करता है। किसी जीव के अलग अलग नामों से जो कंफ्यूजन पैदा होता है उस कंफ्यूजन को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि द्विनाम पद्धति आपको समझ में आ गया कि क्यों बनाया गया और किसने बनाया। अभी हम जानेंगे कि द्विनाम पद्धति में एक्चुअली नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो इसमें जैसा कि नाम में ही पता लग रहा है, इसमें आया था द्विनाम पद्धति, यानी कि ये जो है आपका जीवों का नाम बताने का या फिर बनाने का जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि किसी भी जीव का दो नाम रखा जाता है, यानी कि किसी जीव का जो नाम होता है उसमें दो शब्द होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो पहला शब्द होता है वो जो है आपका जीनस होता है, यानी कि जो जीव है उस जीव का जो है अपना कुल होता है, गण होता है, उसका जो है अपना फैमिली हो गया। ठीक है, या फिर उसका डिवीजन होता है, प्रजाति होता है। तो उस जीव का ये जो आपका जीनस होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और जो स्पीसीज होता है उसको जो है हम लोग बाद में लिखते हैं। इस प्रकार से जीनस और स्पीसीज से मिल करके जो आपका दो शब्द हो गया वो किसी जीव का जो है आपका वो साइंटिफिक नेम हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो आपका जो है उसका द्विनाम हो जाता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि किसी जीव का, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम लोग बताएंगे द्विनाम पद्धति का डेफिनेशन कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया एक नामकरण का पद्धति है जिसमें कि किसी जीव का हम नाम उसके जीन और उसके प्रजाति से लिखते हैं। पहले हम जीन लिखते हैं और उसके बाद प्रजाति लिखते हैं। इस प्रकार से जीन और प्रजाति, पहले जीन और बाद में प्रजाति लिखने से दोनों शब्दों के द्वारा जो एक नाम बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं
द्विनाम। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। तो उसमें पहला ये है कि जीन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा ही बड़ा लिखा जाता है। अगर आप छोटा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जबकि जाति का जो नाम रहता है यानी स्पीसीज का जो नाम रहता है वो उसका जो है पहला अक्षर हमेशा ही स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी सब आप कैपिटल कर देंगे, यानी कि जो है स्पीसीज जब लिखेंगे हम लोग तो उसमें सारे के सारे लेटर जो है आपके स्मॉल होंगे, जबकि जो हमने जीनस लिखा था उसका जो है पहला अक्षर हमें बड़ा लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है ध्यान रखना होता है। दूसरी बात है, जीनस व जाति हमेशा इटालिक में लिखे जाते हैं, व जीनस व जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है लिखने का तरीका कि जीनस और जाति जब हम लोग लिखते हैं किसी जीव के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, तो फिर यानी कि जो है द्विनाम पद्धति को, तो फिर हम क्या करते हैं कि जीनस और जाति यानी कि प्रजाति दोनों को हम लोग इटालिक लिखते हैं, यानी थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है उसको तिरछा कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका हो गया कि उसको जो हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो तिरछा लिखना है, अंडरलाइन करना है, ये चीजें हमें ध्यान देना है। और जीनस का पहला अक्षर बड़ा वाला लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है हम लोग को, प्रजाति का जो भी अक्षर होता है लेटर होता है, और पहले जीनस को लिखना है और उसके बाद हम लोग जाति को लिखना है। तो ये रहा द्विनाम पद्धति से संबंधित कुछ नियम। अब उदाहरण से इसी बात को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप सभी को जो है उदाहरण दिया गया है मनुष्य का, यानी कि ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, वो होता है होमो सेपियंस। तो होमो जो है मनुष्य का जीनस है और सेपियंस जो है मनुष्य का वो प्रजाति है। यहाँ पर मैंने आप सभी को क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि पहले हमें जीनस लिखना होता है और उसके बाद हमें प्रजाति यानी कि स्पीसीज लिखना होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसे ही लिखा गया है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जीनस का जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है एच बड़ा दिया गया है। दूसरा मैंने बताया कि जो प्रजाति होता है, स्पीसीज होता है, उसके सभी अक्षरों को स्मॉल में लिखा जाता है। तो देख सकते हो कि सेपियंस का जो है आपका सारा लेटर स्मॉल में है। इसके अलावा देखो यहाँ पर तो इटालिक में नहीं लिखा है, लेकिन हमें जो है इटालिक में लिखना है। इस तरीके से हमें लिखना चाहिए था, यानी कि थोड़ा सा लिखने में तो दिक्कत हो रहा है बट आप समझ पाओगे, यानी कि तिरछा हमें जो है लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है होमो और सेपियन। चूंकि मैं थोड़ा सा माउस को इससे तिरछा नहीं लिख पा रहा हूँ, बट तिरछा लिखना होता है, ये चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ नियम। या फिर दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था, इसको जो हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, होमो को और सेपियंस को। तो इस तरीके से भी एक तरीका हो गया। अब बात करते हैं हम लोगों ने जिन 5 जगत के बारे में बांटा गया सॉरी जाना था कल, यानी कि हमने कल कल आपको कहा था कि किस कल आपको मैंने डिटेल में समझाया था कि किस प्रकार से अलग अलग समय पर जो है जीवों का वर्गीकरण होता है। और फिर फाइनली जो है आपका R.H. व्हिटेकर ने क्या कर दिया बाद में कि 5 जगत में बांट दिया पूरे सजीव जगत को। वो 5 जगत में जो पहला है वो है मोनेरा। तो चलिए हम लोग जगत मोनेरा के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो मोनेरा जो जगत है इसके जितने भी जीव होते हैं वो पहली बात की प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा कि वो स्वपोषी भी और परपोषी दोनों ही हो सकते हैं। तीसरा है कि जगत मोनेरा के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या फिर अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है जगत मोनेरा से संबंधित। इसके जीव कैसे होते हैं, तो इसके जीव जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, स्वपोषी या परपोषी होते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति उसमें होता है या फिर नहीं होता है। तो ये रहा आपका जो है जगत मोनेरा से संबंधित कुछ फैक्ट। अब चलिए इसका उदाहरण की बात करते हैं। इसमें उदाहरण में आ जाएगा एनाबीना है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, या फिर नील वही साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरित सवाल जो है आपका एक ही हो जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम बैक्टीरिया का दिया गया है। इसके अलावा जो आपका एनाबीना का दिया हुआ है, जिसमें कि देख सकते हो आपका जो है ये जो जगत मोनेरा सॉरी ये जो दोनों है एनाबीना है या फिर जो आपका बैक्टीरिया है, ये दोनों ही जीव
जगत मोनरा के अंदर में आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो है आपके प्रोकैरियोटिक हैं, एक कोशिकीय हैं, स्वपोषी या फिर परपोषी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया स्वपोषी हो गया। इस तरीके से आपका जो है इसमें कोशिका भित्ति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो था जगत मोनरा से संबंधित कुछ डेटा। अब हम लोग बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, जगत मोनरा के जो जीव होते हैं उनका कोशिका जो है या तो उनका जो है कोशिका एक कोशिकीय तो होता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक जीव नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है आपके यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये भी स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं। साथ ही साथ इनमें ध्यान ये रखना है, इनका महत्वपूर्ण पहचान ये है कि ये जो है इनमें जो है गमन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो है सिलिया, इसके अलावा जो आपका फ्लैजिला नाम का जो है संरचना पाया जाता है, यानी कि बाल के जैसा जो है कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा शैवाल। शैवाल के अलावा जो है डायटम हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये सभी जो है आपके एक कोशिकीय जीव तो है, लेकिन ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक वाले यानी कि मोनेरा में नहीं रख सकते हैं। यही कारण है कि इसको जो है रखा गया है जगत प्रोटिस्टा के अंदर में। एग्जाम्पल में जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, सी एनिमोन के बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा जो आपका यूग्लिना के डायग्राम को दिखाया गया है। तो ये जो है आपका एक अमीबा हो गया, और इसमें आप देख सकते हो, सॉरी एनिमोन नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर अमीबा को दिखाया गया है। तो अमीबा जो होता है वो तो आप लोग जानते हो कि वो एक आपका जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, और साथ ही साथ जो है आपका ये यूकैरियोटिक जीव होता है जो कि पानी में रहता है, और परपोषी जीव होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसमें कि आपके जो है मेम्ब्रेन पाया जाता है, फूड वैक्यूल हो गया, साइटोसोल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। तो ये सभी जो है आपके संरचनाएं पाई जाती हैं किसी एक अमीबा के अंदर में। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका एक यूग्लिना को दिखाया गया, जिसमें कि आप यहाँ पे फ्लैजिला देख सकते हो। इसका जो माउथ वाला भाग होता है, यहाँ से जो आपका बाहर तरफ में निकला हुआ आप लोग देख सकते हो कि एक मूंछ के जैसा संरचना, या फिर जो कह सकते हो कि बाल के जैसा जो है संरचना दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो यहाँ पर आपने देखा एक दूसरा आपका जो है जगत यानी कि प्रोटिस्टा। अब बात करेंगे हम लोग फंजाई के बारे में। जगत फंजाई जो है आपका क्या होता है, कैसा होता है, तो इनके बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जगत फंजाई जो होता है वो यूकैरियोटिक हो सकता है, इसके अलावा वो विषम पोषी यानी कि परपोषी भी होता है, हो सकता है। और तीसरा है, हो सकता क्या, वो होता ही है। और तीसरा बात ध्यान रखो कि जीवन की किसी अवस्था में ये बहुकोशिक भी होता है। इसके अलावा बताया रहा है कि कोशिका भित्ति जो है वो कठोर जटिल शर्करा व काइटिन की बनी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जो कि आप लोगों को याद रखना है कि जगत फंजाई का जो कोशिका भित्ति होता है वो कठोर होता है और जटिल शर्करा और काइटिन का बना होता है। इसके अलावा अधिकांश जो सड़े गले पदार्थ पर निर्भर जो मृतजीवी होते हैं, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जिनको हम लोग परजीवी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बताया कि फंजाई के जो यानी कि जगत फंजाई के जो जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं, नहीं तो दूसरे किसी जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कि सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करने का मतलब होता है कि फंजाई जो होते हैं उनमें से कुछ मृत उपजीवी होते हैं, तो कुछ जो है परजीवी होते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ शैवाल व लवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं कभी कभी। ठीक है, शैवाल कवक को भोजन पदार्थ सॉरी शैवाल जो है वो कवक को भोजन प्रदान करता है, यहाँ पे पदार्थ करता नहीं, प्रदान करता है, जबकि कवक जो है साथ रहने पर स्थान प्रदान करता है। और ऐसा जो है आपका एक सहजीविता देखने को हमें मिलता है लाइकन में, जिसमें कि आपके जो है एक फंजाई रहता है और एक जो है आपका एल्गी रहता है, और दोनों जो है साथ रह करके एक दूसरे का साथ सहारा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ आपका आश्रय प्रदान करते हैं और भोजन भी प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं फंजाई का, तो इस फंजाई का एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम। इसके अलावा एस्पेरेजिलस और लाइकेन हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। तो ये तो सब आपने जो है आपका देखा ही होगा। यहाँ पे ये जो पीला पीला दिख रहा है पेनिसिलियम हो गया, और इधर जो आपको जिसको कि हम लोग सांप का छत्ता या फिर एग्रीकस लिखा हुआ है, ये जो आपका
हो जाएगा मशरूम। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट वेट करो। तीन जगत जो है हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पहले हमने पढ़ा था मोनेरा, फिर हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, अब तीसरा जो हमने पढ़ लिया फंजाई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पादप जगत के बारे में, ठीक है, जो कि आपका जो है चौथा जगत है जीवों का। तो चौथे जगत का नाम जो है आपका वो है पादप जगत। देखते हैं हम लोग पादप जगत में जो है क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। देखो पादप जगत का मुख्य लक्षण जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। ये जो पादप जगत होते हैं इनमें जितने भी कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से कि ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं और साथ ही इनकी कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि पादप जगत जो है आपका वो क्या होता है। यानी कि हम बता सकते हैं कि पादप जगत जीवों का वो जगत है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी कोशिकाएं कोशिका भित्ति युक्त होती है एवं उनमें प्रकाश संश्लेषण का क्षमता पाया जाता है, जिससे कि पादप जगत के सारी कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं, यानी कि खुद अपना खाना बनाती हैं। इसको दो उपजगत यानी कि क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी में बांटा गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी क्या है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि पादप जगत के बारे में जो है हम लोग स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग एनिमल जगत के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एनिमल जगत क्या होगा, चलो मैं आप लोगों को एनिमल जगत बता ही देता हूँ। देखो पांचवा जो जगत है, अभी हमने क्या क्या बात किया, अभी हमने बात किया है आप सभी के लिए पहला जो जगत था वो था मोनरा। मोनरा के बारे में मैंने बताया था कि एक कोशिकीय होते हैं उसके जीव, साथ साथ जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये उसका मेन पहचान हो गया। दूसरा जो हमने बताया था आपको प्रोटिस्टा बताया था। प्रोटिस्टा में बताया था कि उसके जो जीव होंगे वो आपके जो है एक कोशिकीय तो होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे बल्कि यूकैरियोटिक होंगे। तीसरा जो हमने बताया था आपको फंजाई बताया था जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। और उसमें जो है आपका कोशिका भित्ति हालांकि पाया तो जाता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। तीसरा जो आपका जगत था, चौथा जो जगत था वो था आपका प्लांटी। तो प्लांटी जगत में हमने देखा कि कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और साथ साथ उसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पांचवा जो जगत है जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है जंतु जगत। तो ये जो जंतु जगत होता है इसके अंदर में जितने भी जीव आते हैं उनके सभी कोशिकाओं के अंदर में जो है आपका क्षमता नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण का, यानी कि वो स्वपोषी नहीं बल्कि ये परपोषी होते हैं, परजीवी। ये जो आपके विषम पोषी होते हैं, यानी कि जो है ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाते हैं। तो अभी जो हमने पांच जगत का डिस्कशन किया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्लांट जगत के बारे में काफी डिटेल्स में, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में काफी डिटेल्स में कल। और उससे पहले मैं आप सभी को जो है एक बार रिवाइज करा देता हूं कि किन स्तर पर जो है मतलब किस स्तर पर डिवीजन किस प्रकार से किया गया है जीवधारी यानी कि जीवों का। तो सबसे पहले जीवधारियों का जो है आपका डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, यानी कि कोशिकीय जो स्तर है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो लेवल है उस आधार पर। तो देखो इसमें जो है आपका बांट दिया गया है दो प्रकार में, एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। यानी कि जो है एक के अंदर में जो कोशिकाएं होंगी वो प्रोकैरियोटिक होंगी, तो दूसरा जो आपका यूकैरियोटिक होगा। जबकि अब दूसरा बात करते हैं तो दूसरा जो लेवल है वो है आपका कोशिका के संख्या के आधार पर, यानी कि उसका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा दो प्रकार, एक हो जाएगा एक कोशिकीय और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय। और सबसे पहला जो लेवल था उसमें जो आपका पहला ये वाला था ये आपका मोनेरा जगत था। तो ये हो गया मोनेरा जगत। इसके अलावा जब यूकैरियोटिक में बांटा गया तो यूकैरियोटिक आगे चल करके दो भागों में हो जाता है कोशिका के संख्या के आधार पर। एक हो जाता है एक कोशिकीय, तो ये हो गया प्रोटिस्टा जगत। और बाकी बात करते हैं बहुकोशिकीय का, तो बहुकोशिकीय जो है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है कोशिका भित्ति वाला और एक हो जाता है बिना कोशिका भित्ति वाला। तो बिना जो कोशिका भित्ति वाला होता है उसको हम लोग एनिमेलिया बोल देंगे, और जो कोशिका भित्ति वाला हो जाएगा ये आगे चल करके दो भागों में हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला और दूसरा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करने वाला। तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला होता है उसको हम लोग फंजाई बोलते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला फंजाई। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाला, तो ये आपका जो है हो जाएगा प्लांटी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किन किन स्तरों पर जो है हम लोग विभाजन करते हैं या फिर कह सकते हैं कि वर्गीकरण करते हैं। तो 5 जगत में जो है आपका वर्गीकरण किया गया है। पहला है कोशिका का जो है आपका जो डेवलपमेंट है, विकास है, ठीक है, उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है इस आधार पर, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय वो मोनेरा हो जाएगा, और जो यूकैरियोटिक है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा एक कोशिकीय, दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर। तो एक कोशिकीय हो जाएगा प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय जो है आगे 2 भागों में हो जाएगा, एक हो जाएगा बिना कोशिका भित्ति वाला और एक हो जाएगा कोशिका भित्ति वाला। तो बिना जो कोशिका भित्ति वाला है वो हो जाएगा एनिमेलिया, और जो कोशिका भित्ति वाला है ये आगे चल करके 2 भागों में हो जाएगा, एक जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और एक जिसमें होता है। तो जिसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो हो जाएगा आपका जो है प्लांटी, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो हो जाएगा फंजाई। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 5 जगत को किस प्रकार से बांटा गया है ये चीजें। अब हम लोग जो है स्पेशली काफी डिटेल्स में स्टडी करेंगे पादप जगत के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं पादप जगत के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा कि मैंने बताया है अभी अभी, पादप जगत को जब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा था तब, कि पादप जगत में जो है आपका मुख्य लक्षण इसका यही होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है कोशिका भित्ति के साथ साथ, यानी कोशिका भित्ति तो होता ही है, साथ साथ इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं, इनकी कोशिकाएं खुद ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेती हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करती हैं। सॉरी। दूसरा है इसके 2 उपजगत हैं, एक है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है आपका फेनरोगैमी। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, देखो क्रिप्टोगैमी जो है इनके अंदर में वे सभी पादप जगत के जो है सदस्य आ जाएंगे, यानी कि क्रिप्टोगैमी के अंदर में पौधा में से वो सब पौधा आएगा जिसमें कि फूल या फिर जननांग जो है बाहर प्रकट नहीं होते हैं, यानी कि वो ढके रहते हैं, ये आपके हो जाएंगे क्रिप्टोगैमी। जबकि जो दूसरा है वो हो जाएगा फेनरोगैमी जगत, उप जगत। तो फेनरोगैमी के अंदर में वे सभी पौधे आ जाते हैं जिनमें कि फूल या फिर कह सकते हैं कि जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि बाहर हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टोगैमी के बारे में, क्रिप्टोगैमी के प्रकार के बारे में, क्रिप्टोगैमी के जो समूह होते हैं उनके बारे में। तो देखो क्रिप्टोगैमी को जो है 3 समूहों में बांट दिया गया है, और वो 3 समूह है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो देखो थैलोफाइटा के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद से ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो थैलोफाइटा आपका जो क्रिप्टोगैमी का एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप के जितने भी पौधे होंगे, जितने भी सदस्य पौधे होते हैं, उनका शरीर जड़, तना, पत्ती वगैरह में जो है विभाजित नहीं होता है, बल्कि वो जो है एक थैलस होता है, यानी कि जो है कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, समूह होता है, जिसमें ना कोई पत्ता का आपका जो है सेल है, कोशिका है, ना कोई जड़ का है, ना कोई तना का, इसमें डिवाइडेड नहीं होता है कि ये इस चीज का कोशिका है। सभी जो है एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उनका जो है गुच्छा होता है। ये हो गया आपका जो है थैलोफाइटा। दूसरा इसको दूसरा पॉइंट ध्यान रखो थैलोफाइटा के बारे में कि इसको जो है नॉर्मली हम लोग शैवाल के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ठीक है, यानी कि इनको ही थैलोफाइटा के पौधों को हम लोग शैवाल कहते हैं। अब चूंकि इनमें जड़, तना, पत्ता वगैरह ये सब तो अलग अलग है नहीं, सब एक ही में है, तो इस वजह से इसमें जो है संवहन ऊतक का जरूरत नहीं है, और इसीलिए जो इसमें संवहन ऊतक प्रेजेंट नहीं होता है। देखो जब इसमें जड़ होता, इसमें जो है यहाँ पे तना होता और यहाँ पर जो है आपका पत्ता होता, तब तो जरूरत होता ना संवहन ऊतक का, जो कि इन जड़ों में से पानी को जो है तना से होते हुए पत्ते तक पहुंचाए। तो चूंकि ये अलग अलग तो होते हैं नहीं, तो इसलिए जड़ से तना, तना में से पत्ता तक ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है पानी को, और इसलिए जो है इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना थैलोफाइटा के बारे में कि इनमें जो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का जो प्रक्रिया है वो
जनन यानी कि जो आपका स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर कहने का मतलब बीजाणु के द्वारा जो आपका इनमें जनन होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है थैलोफाइटा के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो देखो ये जो ब्रायोफाइटा से पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें जो कि छूट गया था, और वो ये है कि ये जो शैवाल यानी कि थैलोफाइटा ग्रुप के जो पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं जल में, और इसके अलावा जो मोइस्ट जगह होता है यानी कि जो नमी युक्त जगह होता है, पत्थर होता है, उसके ऊपर भी ये देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं इनका, तो ये जो है आपका अल्वा हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा है, क्लैडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है। तो ये सभी जो है शैवाल है, यानी कह सकते हैं कि ये सभी जो है थैलोफाइटा के सदस्य पौधे होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी के अंदर में पाए जाते हैं, या फिर जो नमी युक्त जगह होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा का जो है डायग्राम दिया हुआ है, जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हो सकता है कि आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, या फिर अगर नहीं देखे होंगे जो भी स्टूडेंट, तो आप लोग जो है स्कूल में बताइएगा तो आप लोगों को दिखा दिया जाएगा स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इससे क्लीन यहाँ पे जो पिक्चर दिखा है, इससे क्लीन आप लोगों को जो उस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अल्वा का डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये जो दोनों यहाँ पे दिखाए गए ये शैवाल हैं, जो कि पानी के अंदर में डेवलप होते हैं, और ये थैलोफाइटा के अंदर में आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनमें स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जनन का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, और इनमें जो है आपका जड़, तना, पत्ता वगैरह में जो है आपका कोई विभाजन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन देखने को हमें जो है नहीं मिलता है। जब आप स्पाइरोगाइरा देखोगे तो आप लोग जो है यही चीज ध्यान देना कि उसमें आप लोगों को कोई जड़ दिखाई देता है क्या, तो आप देखोगे कोई जड़ नहीं दिखाई देगा। आपसे मैं पूछूं कि जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से स्पाइरोगाइरा को देखोगे, तो उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें पत्ता दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आंसर करोगे कि नहीं। ठीक है, आप लोग तो इस मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वही आंसर कर देना, आप लोग देख करके आप ये महसूस करोगे उसमें आपको दिखाई नहीं देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने दिखाया है, तो सबको ही तो यही बोलते हैं कि इसमें जो आपका पत्ता या फिर जो आपका जड़, ये सब दिखाई नहीं देता है। सिंपल जो आपकी कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिसमें कि दो ठो आपके लिपटे हुए जो है इस प्रकार से घेरे आपको जो उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं स्पाइरोगाइरा के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। अब तो ब्रायोफाइटा जो आपके जो दूसरा ग्रुप है क्रिप्टोगैमी के, तो इस ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, वो सबसे सरल पौधे होते हैं, जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। जब ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनमें जो आपका संवहन उत्तक का जरूरत नहीं है। ये जो आपका ओस्मोसिस प्रक्रिया, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो भी कोशिका के अंदर में पदार्थ आए हुए हैं, उनका ये उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है ये जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण इनमें जो है फैक्ट है, और साथ ही साथ ये इनका पहचान है ब्रायोफाइटा का, और वो ये है कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य पौधे होते हैं, वो जमीन यानी कि भूमि और जल दोनों ही जगह पर वो पाए जाते हैं। यानी कि यही कारण है कि इसको जो हम लोग पौधों का यानी कि पादप जगत का जो है इनको हम लोग एम्फीबिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर भी रह रहा है और जल में भी रह रहा है। तो ब्रायोफाइटा का जो है ये मुख्य पहचान है कि वो जल और जमीन दोनों जगह पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कि इनको हम लोग पौधों का एम्फीबियन यानी कि उभयचर भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फ्यूनेरिया हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा, मार्केसिया हो जाएगा। तो ये सभी जो है कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो है जमीन पे भी रह सकते हैं, और ये आपके जो है जल में भी रह सकते हैं। इसलिए इसको जो हम लोग पौधों का एम्फीबियन यानी कि उभयचर संज्ञा दिए हैं, जल स्थलचर संज्ञा दिए हैं पौधों का। तो फ्यूनेरिया का आप लोग जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे में आप लोगों को जो हरा हरा दिखाई देता है, और यहाँ से जो है एक पीले कलर का ऊपर की तरफ में आपका जो है धागेदार संरचना दिखाई देता है, फिलामेंटस। और ऊपर ऊपर में देखोगे तो ऊपर में जो आपका इस तरीके से एक आपका जो है नोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कप के जैसा जो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपका फ्यूनेरिया हो गया। और यहाँ पर रिक्सिया दिखाया गया। रिक्सिया में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक जमीन से यानी कि पत्थर पर जो आपका लगा हुआ है एक पत्ते के जैसा जो है संरचना दिखाई दे रहा है, जो कि आपका जो है जमीन से यानी कि जो आपका
पत्थर से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो ठो जो है आपके आपने ब्रायोफाइटा के मेंबर सदस्य को देखा, यानी कि मेंबर पौधों को देखा। अब हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो देखो टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इनके जो मेंबर पौधे होते हैं उनका शरीर तना, जड़ और पत्तों में जो है आपका डिवाइडेड होता है। और जब डिवाइडेड होगा तो जाहिर सी बात है कि जड़ में से पानी को जो है तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए इसमें जो है आपका संवहन तंत्र उपस्थित होगा। साथ ही साथ इसमें जो जननांग पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया, फर्न हो जाएगा, होर्स्टेल हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दूं, जो पहला जहाँ क्रिप्टोगैमी का प्रकार वो था आपका थैलोफाइटा, जिसमें कि जो पौधे थे वो थैलस के रूप में पाए जाते हैं। और थैलस का मतलब हो गया आपका कोशिकाओं का एक समूह, जो कि आपका जो है यहाँ पे लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, ये थैलस हो गया दूसरा। ठीक है, पहला तो थैलस जो था वो थैलोफाइटा के जो पौधे थे वो थैलस के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि उनका जो शरीर होता है वो आपका जड़, तना, पत्ता में विभाजित नहीं होता है, बल्कि वो थैलस के रूप में होता है। कोशिकाओं के एक अनडिवाइडेड यानी कि अविभाजित एक समूह के रूप में पाया जाता है। इसमें जो आपका संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसको सामान्यतः हम लोग शैवाल बोलते हैं। ये जल और नमीयुक्त जगहों पे पाया जाता है। दूसरा जो था वो था आपका ब्रायोफाइटा। तो जो आपका ब्रायोफाइटा था, ठीक है, ये जो आपका एक सेकेंड ये जो आपका ब्रायोफाइटा था, ठीक है, तो ये जो था आपका ये जगह जल और जमीन दोनों जगह पे पाया जाता है। और ये जो है आपका सिंपल पौधा होता है, यानी कि सबसे सरलतम पौधा होता है, जिसमें कि आपका जो है ये आपका जो है उतना एडवांस यानी कि विकसित नहीं होता है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहचान है। तीसरा जो था वो आपका टेरिडोफाइटा है, जिसमें कि पौधा जो है आपका पौधा का शरीर जो है डिफरेंशिएटेड होता है, किसमें, तना में, जड़ में और इसके अलावा जो है पत्ता में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसमें जो है संवहन तंत्र पाया जाता है, जननांग जो है आपके पाए जाते हैं। जबकि इसके पहले जो थैलस था या फिर जो है सॉरी थैलोफाइटा था या फिर ब्रायोफाइटा था, तो इसके जो आपके पौधे हैं वो स्पोर के जरिए जो है आपका स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो आपका रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया यानी कि जो आपका जनन का प्रक्रिया करते हैं। देखो ये जो टेरिडोफाइटा है, इसमें भी जो है आपके जो पौधे पाए जाते हैं वो आपके जो है स्पोर के जरिए अपना जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जांपल में जो फर्न हो जाएगा, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक फर्न का आपका जो है पौधा है, जो कि टेरिडोफाइटा का सदस्य है। अब हम लोग जानेंगे पौधा पादप जगत का जो दूसरा उप जगत था उसके बारे में, यानी कि फेनरोगैमी के बारे में। तो फेनरोगैम जो होते हैं उन सभी पौधों के बारे में बात करें तो ये जो आपके एक सेकेंड ये कहाँ चला गया, 1 मिनट वेट करो। हाँ, तो फेनरोगेम के बारे में मैं आप सभी को बता रहा था कि ये जो है आपका आगे चल करके दो ग्रुप में बढ़ जाता है। एक हो जाता है जिम्नोस्पर्म, जिसको कि हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग आवृत बीज। और दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म, जिसको हम बोल सकते हैं आवृत बीज। ठीक है, यानी कि ये जो आपका ढका होता है और ये जो आपका नंगा होता है, खुला होता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ही समूहों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखो पहला हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके पौधे बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे सालों तक जो है आपके जीवित रहते हैं। और ये सदाबहार होते हैं, यानी कि हमेशा जो है हरे भरे होते हैं। साथ ही साथ जो ये काष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म समूह के अंदर में, उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है, यानी कि डिवाइडेड होता है। साथ ही साथ जब जड़, तना, पत्ता में विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब इसका जो मेन पहचान है वो ये है कि इसके जो बीज होते हैं वो नंगे होते हैं, बिना फल और फूल के होते हैं। यानी कि ये जो बीज होता है उसके ऊपर में आपका फल नहीं होता है। अमूमन आप लोग देखो, जैसे आम में बात कर रहे हो तो आम का ये आपका अंदर में जो आपका गुदली यानी कि जो उसका बीज होता है और चारों तरफ से फल होता है। तो ये जो बीज है ये छिपा हुआ है, यानी कि चारों तरफ से जो आपका ये आवरण से घिरा है। जबकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इन सभी पौधों के जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, यानी कि इसके ऊपर में जो आपका फल या फिर फूल जो है आपका ये सब चीजें नहीं होता है। ठीक है, इसमें फूल नहीं लगता है, डायरेक्टली आपका जो है बीज लगता है।
और जो बीज लगता है इसके ऊपर में फल नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो है देवदार यानी कि पाइन्स, और दूसरा हो जाएगा साइकस। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इन दोनों का जो है आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, पाइनस का और साइकस का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो आपका है, ये इसके ऊपर आप लोगों को फ्लावर नहीं दिख रहा है, सॉरी फ्लावर के अलावा जो है आपको इसमें जो है फल नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको ये बीज ही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो साइकस में, तो यहाँ पर भी आपको जो है फल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म में हो गया। अब देखते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म के बारे में जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर दिया जा रहा है कि एंजियोस्पर्म जो आपका जो है फेनरोगैमी जो पौधे होते हैं उनका एक प्रकार है, एक जो है आपका समूह है। इसके जितने भी सदस्य होते हैं वो आपके एक बीजपत्री वाले होते हैं या फिर द्विबीजपत्री वाले होते हैं। तो ये इसका ये तरीका हो गया, ठीक है। यानी कि ये मोनोकोटिलिडन्स वाले होते हैं या फिर डाइकोटिलिडन्स होते हैं। यानी कि जैसे चना को देखो, चना को जो है आप लोग अगर मसलोगे तो इसमें जो आपका दो फल्ली हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है चना का आपका जो है दो फल्ली हो जाएगा। मूंगफली में भी देखोगे तो इसमें जो आपका मूंगफली को भी अगर आप लोग जो है तोड़ोगे, उसको जो है आपका स्प्लिट करोगे, खंडित करोगे, तो इसमें दो उसका जो है खंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर एक मक्के का करते हो तो इसमें आपका कोई अलग अलग जो आपका इस तरह का खंडन नहीं होता है। पहले से जो है उसके बीच में एक दरार नहीं होता है जिसको कि हम लोग अलग अलग कर सकें। तो ये जो एक जो आपका मक्का है ये आपका एक बीजपत्री हो गया, मोनोकोटिलिडन्स हो गया। और ये जो आपका चना है, मूंगफली है, ये आपका जो है द्विबीजपत्री हो गया। इसी प्रकार से आम भी जो है आपका द्विबीजपत्री हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा तीसरा जो है आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूल वाले पौधे इसमें जो आपके पाए जाते हैं। यानी कि जो है आपका इसमें फूल लगता है। जैसे चना का भी देखो तो पहले फूल लगता है तब ना ये चना लगता है, और इस तरीके से मक्का का भी देखोगे तो इसमें भी आपका पहले फूल लगता है और फिर जो आपका इसमें बीज लगता है। तो ये फूल वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखो कि फूल के बाद में जो आपका जो फूल का ओभरी होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है। और बीज जो है वो फल के अंदर रहता है, यानी कि ये जो है आपका चारों तरफ से आवृत होता है, यानी कि जो है ये ढका हुआ होता है, ठीक है। और भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीज पत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, मैंने आप सभी को क्या बताया, मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें फूल लगता है, और फूल का जो ओवरी होता है, ठीक है, ये आपका फल में बदल जाता है। और ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल होता है वो बीज में बदल जाता है। तो ओवरी जो है आपका बाहर में है, उसके अंदर में ओव्यूल है। तो ये बाहर वाला जो ओवरी है ये आपका फल हो गया, ये आपका जो है फल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में यहाँ पे ये फल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में जो ये ओव्यूल था ये आपका बीज हो गया। तो बीज जाहिर सी बात है कि फल के अंदर में है। और साथ ही साथ ये भी चीजें ध्यान रखो कि ये जो बीज होता है इसके अंदर में जो है जो भ्रूण होता है वो जो है आपका बीज पत्र पाया जाता है, उसके अंदर बीज पत्र पाया जाता है, ठीक है। और बीज पत्र में क्या होता है कि जब पौधा जन्म लेता है उस बीज से, तो बीज पत्र जो बीज के अंदर में जो बीज पत्र होता है वो हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों वाले जो पौधे होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे, मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनके अलग अलग गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज के आधार पर। तो देखो बीज के आधार पर हम लोग अगर बात करते हैं तो एक बीजपत्री जो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके बीज जो है बीज के अंदर में एक ही बीज पत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके बीज में दो बीज पत्र होता है। दूसरा गुण है जड़ के आधार पर। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके जड़ें अपस्थानिक होती हैं, यानी कि फाइबरस होती हैं। यानी कि जो है जिस प्रकार से आप मूली का देखते हो ना कि बहुत सारे जो है पास पास में से आपके जो है पतले पतले धागेदार आपके जो है जड़ें निकली हुई होती हैं, ठीक है। एक्चुअली मूली का नहीं देख करके हम लोग जो है देख सकते हैं
जैसे कि घास का सबसे अच्छा देखो आप लोग, घास में आप लोग देखते हो कि बहुत सारी जो है आपकी पतली पतली मूली का, इसमें ध्यान रखना कि नहीं लेंगे हम लोग एक बीज पत्री में जो हम लोग मूली का नहीं लेंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे घास का, या फिर ले लेंगे हम लोग गेहूं का, या फिर हम लोग ले सकते हैं मक्का का। ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं मक्का का। ओके चलो, तो घास, मक्का या गेहूं, धान हो गया। ठीक है, इनमें से किसी भी पौधे को आप लोग लेते हो तो आपको जो है अपस्थानिक जड़ देखने को मिलेगा, यानी कि जो है ये एक तना हो गया, तो इससे जो है पतली पतली एक आपका जो है जड़, दूसरा जड़, तीसरा जड़, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 20वां, 25वां, ऐसे करके बहुत सारे पतली पतली जड़ें निकलती हैं। तो ये जड़ का लेकर के हो गया एक बीज पत्री का जड़। द्विबीजपत्री जड़ का द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनका अगर जड़ देखोगे तो उसमें एक मुसला जड़ होगा, जैसे कि गाजर और मूली का जो है ये मुसला जड़ होता है, उसमें से पतली पतली जड़ें निकलती हैं। तो द्विबीजपत्री जो वाले पौधे होते हैं उनमें जो है मुसला जड़ पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक टैप रूट पाया जाता है, और टैप रूट में से बहुत सारे जो आपके सेकेंडरी, टर्सरी और इस तरीके से जो आगे रूट निकले हुए होते हैं। तो रूट भी देख सकते हो कि अलग अलग है। हम किसी पौधे का जड़ भी देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम देखते हैं तना के बेसिस पर क्या अंतर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पे। ठीक है, तो देखो, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो खोखला और अपूर्ण होता है, खोखला या फिर अपूर्ण। और जो द्विबीजपत्री होते हैं इनका जो तना होता है वो काष्ठीय होता है, वो खोखला नहीं होता है, काष्ठीय होता है। उसके अंदर में वो उसके अंदर में भी भरा होता है, और वो जो है आपका काफी मजबूत होता है। जब अंदर से खाली होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपूर्ण होगा, और ये जो है आपका उतना मजबूत नहीं होगा। जबकि जो द्विबीजपत्री होंगे वो काष्ठीय होंगे, और ये जो है आपके काफी मजबूत होंगे। जैसे आम का बात करोगे तो आम का जो गुठली होता है वो द्विबीजपत्र वाला होता है। वो जो है आपका, उसका जो तना होता है वो काष्ठीय होता है, मोटा होता है और मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इन आधारों पर। अब बात करते हैं पत्ता के आधार पर। देखो, ये जो एक बीजपत्री होते हैं इनका जो पत्ता होगा वो समांतर सिरा विन्यास वाला होगा। जैसे कि देखो, आप लोग मक्का का एक पत्ता देखोगे तो मक्का का जो पत्ता होता है वो लंबा होता है, और इसको अगर यहाँ से आप फाड़ोगे तो वो जो आपका पैरेलल फट जाएगा। ठीक है, यानी कि मिड जो रिब होता है, बीच वाला जो आपका महाशिरा होता है, इसके पैरेलल में ही इसके जो है दो जो भी है पतली पतली सिराएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पैरेलल सिरा विन्यास वाला पत्ता पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, जबकि एक मिनट, ये क्या दिक्कत आने लगा। माउस का शायद कुछ दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से कि कुछ माउस जो है इधर उधर भागने लग रहा है ऑटोमेटिकली। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था पत्ता के बारे में कि जो एक बीजपत्री जो पौधे होंगे इनका जो पत्ता होगा वो समानांतर सिरा विन्यास वाला होगा, जैसे कि ईख का होता है, जैसे कि आपका जो है गेहूं का हो जाएगा, या फिर बात करेंगे तो वो जो है मक्का का, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसको फाड़ोगे तो वो जो आपका एक पैरेलल में, यानी कि एक सिधाई में फट जाएगा आपका जो है पत्ता। ठीक है, जबकि बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधों का, तो इसका जो पत्ता होता है वो जालिकावत सिरा विन्यास वाला होता है, यानी कि इसके पत्ते को अगर आप फाड़ोगे तो ये कभी भी जो है आपका सीधा नहीं फटता है। अगर आप यहाँ से फाड़ोगे तो ये जो आपका जिग जैग में फटेगा। तो ये आपका जो है जालिकावत सिरा विन्यास वाला हो गया, यानी कि इसमें देखोगे तो इसमें जो आपका जो सिरा विन्यास होगा वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होगा, इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिरा विन्यास हो रहा है ये आपका इस तरीके से तो होगा, लेकिन यहाँ से जो निकलेंगे वो आपके जो है जिग जैग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिरा विन्यास को लेकर भी हम लोग कह सकते हैं कि जो पत्ते होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का, वो जो है आपके अलग अलग सिरा विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री का जो सिरा विन्यास होता है, पत्ते का सिरा विन्यास, वो आपका समानांतर होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों का जो पत्ते का सिरा विन्यास होता है वो आपका जालिकावत होता है। अब बात करते हैं फूल के आधार पर, यानी कि पंखुड़ियां। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके जो फूल होते हैं उसमें 5 या 5 के गुणन में आपका जो है पंखुड़ी पाया जाता है, और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनका जो फूल होता है वो
3 या 3 के गुणन में जो है आपका पाया जाता है पंखुड़ी। ठीक है, और छठा बात कर लेते हैं उदाहरण के आधार पर। तो उदाहरण में जो आपका हो जाएगा एक बीजपत्री में चावल, गेहूं और मक्का, और द्विबीजपत्री में मूंगफली है, चना है, दाल है, आम है, ये सब आ जाएंगे। लीची हो जाएगा, एक्चुअली लीची का तो हाँ लीची भी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों ने अभी स्टडी किया। एक बीजपत्री जो पौधे हैं और द्विबीजपत्री पौधे हैं, इनके बीच में क्या अंतर है, मैंने 6 आप लोगों को मेजर अंतर बताया। 6 गुणों के आधार पर, बीज के आधार पर, जड़ के आधार पर, तना के आधार पर, पत्ती और फूल यानी कि पंखुड़ी के आधार पर, और उदाहरण के आधार पर जो है 6 मुख्य अंतर। अब हम लोग पादप जगत यानी कि जो है जो प्लांटी किंगडम था, इस किंगडम के जो अलग अलग मेंबर सदस्य हैं उनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है अलग अलग ग्रुपों में, ठीक है, अलग अलग आधारों पर, इसको हम लोग जानते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले जो है पादप जगत के जो सदस्य हैं उनको विभाजन के आधार पर, यानी कि शरीर में जो है विभाजन है, विभेदन है या नहीं है, इसके आधार पर बांटा गया है 2 ग्रुपों में। ठीक है, तो एक है ऐसा पौधा जिसका शरीर बिना विभेदन का है, यानी कि उसमें जो है जड़, तना, पत्ता वगैरह नहीं पाया जाता है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर में आ जाएगा आपका थैलोफाइटा, जिसके के शरीर में जो है आपका कोई विभाजन नहीं होता है, जड़, तना, पत्ता की कोशिका जो है एक ही गुच्छा के रूप में यानी थैलस के रूप में पाया जाता है। और दूसरा विभाजित शरीर वाला पादप होगा, तो जो विभेदित जो शरीर वाला पौधा रहेगा वो आपका आगे बांटा जाएगा संवहन ऊतक की उपस्थिति के आधार पर। तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, एक हो जाएगा कि बिना संवहन वाला होगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवहन वाला। ठीक है, तो जो बिना संवहन वाला हो जाता है, एक वो हो गया, और दूसरा जो होगा वो संवहन वाला हो जाएगा। तो संवहन वाला है, इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। तो 2 भागों में बांटेंगे तो एक हो जाएगा बिना बीज वाला, यानी कि अब हम लोग बांटेंगे बीज के आधार पर। तो बिना बीज वाला जो है वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा, और जो बीज वाला हो जाएगा वो फेनरोगेम हो जाएगा। और ये जो बिना संवहन ऊतक वाला था वो आपका जो है ब्रायोफाइटा था। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा हो गया, जो कि मैं भूल गया था बताना आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका ब्रायोफाइटा, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, पहला जो स्तर है, पहला जो लेवल है वो हमने विभाजन के आधार पर बांटा, जो कि था बिना विभाजन वाला और दूसरा विभाजन वाला। तो बिना विभाजन वाला हो गया थैलोफाइटा, और जो विभाजन वाला था उसमें आपका 2 प्रकार का, एक बिना संवहन ऊतक वाला, एक जो आपका संवहन ऊतक वाला। ठीक है, तो बिना संवहन ऊतक वाला में जो आपका आ जाएगा ब्रायोफाइटा, और संवहन ऊतक वाला आ जाएगा आपका जो है उसमें 2 प्रकार का हो जाएगा अब बीज के आधार पर। तो दूसरा आपका संवहन ऊतक, यहाँ पर बात कर लेते हैं, दूसरा जो है संवहन के आधार पर, तीसरा जो आपका बीज के आधार पर। ठीक है, तो बीज वाला एक बिना बीज वाला होगा और एक आपका जो है बीज वाला होगा। तो जो बिना बीज वाला होगा उसको हम लोग टेरिडोफाइटा बोलेंगे। ठीक है, और जो बीज वाला होगा उसको हम लोग फेनरोगेम बोलेंगे। अब जो बीज वाला है ये आपका आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाता है बीज के कवर के आधार पर। तो बीज का कवर अगर नहीं होगा तो नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, और जो बीज का जो है कवर होगा, आप ऊपर से आपका जो है फल होगा, फल से ढका होगा, फूल लगा रहेगा उसमें जो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्म। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो एंजियोस्पर्म है यानी कि जो बीज वाला है, ठीक है, सॉरी बीज जो है आपका फल के अंदर में पाया जा रहा है, तो ये आपका आगे 2 प्रकार का हो जाएगा बीज पत्र के आधार पर, या तो एक बीज पत्र होगा या नहीं तो आपका जो है 2 बीज पत्र होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने पादप जगत को अलग अलग ग्रुपों में ग्रुपिंग किया हुआ है, तो अलग अलग आधारों पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गया और अच्छे तरीके से मैंने रिवाइज भी कर दिया। सो अगले वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक चीज ध्यान रखना कि इसका नोट्स आप लोग तैयार करते रहना। अगेन थैंक्स।